ओके, हर हर महादेव मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनो, कल हमने कंपनीज एक्ट को स्टार्ट करने की कोशिश की थी एंड यस्टरडे वी हैव लर्नड अबाउट बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड। बड़े अभी इज इट। चलो, हर हर महादेव मित्रों, शुरू करते हैं। फोकस करना अच्छे तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी सीए टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जल्दी से जल्दी सीए बन जाओ, बी ए प्रोफेशनल कलीग। और आपको सीए बनते हुए देखना, इसीलिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। प्रोबेबली मैं ऐसा मानता हूँ, आपके पेरेंट्स के बाद में सेकंड आपके बारे में अच्छा सोचने वाले हम ही लोग हैं। दोस्तों को बीच में मत लाना, वो कभी अच्छा नहीं सोचते हैं। चलो शुरू करते हैं। फोकस करना अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? ओके, यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का डेफिनेशन एकदम वाहियात था। कंपनी मींस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? पर क्या प्रीवियस कंपनी लॉ से हमको नंबर ऑफ ईयर्स वगैरह पता चले? यस। कौन कौन से प्रीवियस कंपनी लॉस थे, एक बार मुझे जरा लाइन से बोलिएगा। सबसे पहला 1866, दूसरा 1882, तीसरा 1913, चौथा 1942 और पांचवा 1956। इज इट वेरी क्लियर? और हम कौन से कंपनीज एक्ट में है? दैट इज 2030। सबको समझ में आ रहा है? ओके, आज हम जाने वाले हैं कंपनीज एक्ट के इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेसिकली। और जब ये कंपनी की डेफिनेशन बनाई थी, कंपनी मीन्स, ये हमको तो बिल्कुल नहीं समझ में आई। सिर्फ हमको नहीं, तीन ऐसे बाबा लोग थे जिनको समझ में नहीं आई। ये ब्रिटिश कालीन जस्टिस थे। जस्टिस मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो इनको भी डेफिनेशन समझ में नहीं आई। तो ये भी परेशान हो गए, बोले करना क्या जीवन में, कंपनी का कोई तो मीनिंग किसी को बताना जरूरी है। सो ये तीनों के तीनों एक शाम को मस्त एक बॉटल लेके दो दो पैग लगा के बैठ गए। बोले आज हम डेफिनेशन बनाएंगे या मीनिंग बनाएंगे, क्योंकि कई कोई चीज जिंदगी में समझ में नहीं आती तो दो पेग लगाने पड़ते हैं ना। हाँ है ना? ये जितने भी हाँ बोल रहे सब नालायक है। सो ऐसे केस में सबसे पहले बाबा मार्शल, इन्होंने दो पैग लगाए। वो सबसे पहला आदमी जिसको सबसे पहले चढ़ जाती है। बाबा मार्शल के दो पैग लगे और ये फट पड़े। बोले कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी नेचुरल नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, कंपनी कृत्रिम है। सो कंपनी क्या है? बोले एक बार, कृत्रिम। इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। आप कंपनी को छू नहीं सकते, आप कंपनी को देख नहीं सकते, पर कंपनी है। और तीसरा, इट एग्जिस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। ये लॉ के दायरे में ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, जिंदा रहता है। इज इट वेरी क्लियर? पर एक बंदे को दो पैक चढ़ने के बाद वो बोले और दूसरा शांत रहे, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो चार पैक के बाद में जस्टिस बाबा आए, जेम्स। और जेम्स वहां बोलते हैं कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट। बोले पांच छह लोग इकट्ठा आ गए एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ में, तो कंपनी है। बराबर है? अब पांच दोस्त एफसी रोड पे एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ में आए, अब क्या इसको भी हम कंपनी बोल देंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसके लिए और क्लैरिटी की जरूरत है। मतलब दो फट पड़े पर उनका कोई सेंस नहीं निकला। सबसे एंड में जो सबसे ज्यादा पीता है वो सबसे ज्यादा बोलता है। बराबर है? और आए बाबा लिंडले जोश में। नाम थोड़ा सा रिस्की है लेने के लिए, अच्छे से लेना। ठीक है? सो जस्टिस कौन बोले एक बार? लिंडले। और वो बोले तुम दोनों पागल हो, तुम में कोई दम नहीं है। आज तो तेरा भाई गाड़ी चलाएगा या आज तेरा भाई प्लेन चलाएगा। हाँ है ना? और वो फट पड़े। कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन वगैरह सब ठीक है, बट इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो। सबसे ज्यादा पीने वाला सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलता है। और बाबा लिंडले फट पड़े और लेके आए 9 कैरेक्टर्स कंपनी के। कितने कैरेक्टर? 9। कम से कम 9 पैक तो पिए होंगे भाई ने। अरे बोलो हाँ है ना? कौन कौन से कैरेक्टर है, एक एक नाम लेना। सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। सवाल है सर ये याद करने हैं क्या? तो जब भी ऐसा सवाल आए पूरे सीए के 5 सालों में याद रखना, आंसर हमेशा हाँ ही होगा। कि कोई भी चीज देख के अगर सवाल आए कि ये याद करना चाहिए क्या, पूरे 5 साल में सिर्फ एक ही आंसर रहेगा हाँ। जो भी देखो उसका आंसर हाँ ही है। तो 9 के 9 कैरेक्टर याद होने चाहिए। एक बार 30 सेकंड के लिए गुस्से से देखो उनको, ट्राई करो कुछ याद रहता है नहीं रहता है। 30 सेकंड।
कुछ याद हो रहा है? हो गया फिर? चलो आ गया। बोलो कैरेक्टर। कॉमन सील, डायरेक्ट कॉमन सील, मतलब सबसे कंफर्टेबल वाला कैरेक्टर चूज किया है सबने ना, लाइक लोग। सबसे पहला लाइन से चालू जरा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, हाँ। आर्टिफिशियल 5 तक सब अच्छे से पहुंच जाते हैं। अब देखो यहां अगर ऐसी हाल है तो 4 सब्जेक्ट के साथ में 1-1.5 महीने के बाद में अच्छी खासी ठंडी में एग्जाम के प्रेशर में ये याद तो नहीं आएगा, तो इसको जरा याद करते हैं। पुट योर हैंड्स अप इन दी एयर, सीएड स्पेशल, ठीक है। मैं जो हरकतें करूंगा सबने करनी है, मैं अकेला नहीं करूंगा, पहले ही बोल रहा हूं। सो सब लोग रेडी? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बना रहे हैं ना, है ना? सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सब लोग व्हाइट शर्ट पहन के आए, बहुत अच्छी बात है, सबको कॉलर है, ठीक है। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, गया ना? परपेचुअल सक्सेशन मतलब जा रहा है, तो उसे बाय करो, ठीक है। सो आपस से क्या है बोले एक बार, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये हाथ थोड़ा और फोर्स में जाए और बाजू को वाले को लग जाए तो बहुत अच्छी बात। सो वापस से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये बराबर समझ में आ गया? वापस से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इज इट वेरी क्लियर? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। एक्शन किधर है तेरे? इधर उधर देख रहा है, सब एक्शन कैसे करी देख रहा है बोले, हाँ। मस्त दिख रहे बोले सब, मतलब एक्शन करने हैं तेरे को। लेट्स गो वापस से, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। ऐसा हाथ में कुछ भी पहना है वगैरह, घड़ी वड़ी कुछ कुछ, एनीथिंग प्रॉपर्टी है ना, हाँ है ना? नहीं कुछ पहना है, बाजू वाले को पकड़ लो, सेपरेट प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, तुम्हारा कचरा तुम्हारी जिम्मेदारी। इज इट यस और नो? सो वापस से क्या है बोले एक बार, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उधर कॉर्नर तेरे इनकॉर्पोरेशन नीचे हो रहा है। लेट्स गो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कर ले भाई थोड़ा जिंदगी में, यहां एक्शन नहीं करेगा वहां भी नहीं कर पाएगा। लेट्स गो, इनकॉर्पोरेटेड अब एकदम सीरियस हो गया है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, limited liability, common seal, transfer of shares, separation of ownership from management, separate property. Is it very clear? 9 कैरेक्टर्स है और 9 के 9 कैरेक्टर्स समझ में आने चाहिए। Is it very clear guys? जोर से बोलो yes or no? एक्चुअली डेफिनेशन वाइज 9 कैरेक्टर तो डिफाइन किए हैं, पर अगर इंस्टीट्यूट ब्लंडर ना करे तो काहे की इंस्टीट्यूट। सो इंस्टीट्यूट ने 9 कैरेक्टर्स में से एक्चुअली अगर आप फोकस करो देखो तो सिर्फ 4 या 5 कैरेक्टर डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। और वो भी मेन मेन इंस्टीट्यूट ने कैरेक्टर्स डिक्लेयर किए हैं जो मैं आपको शो करूंगा। इज इट वेरी क्लियर यस और नो? सबसे पहले तो नीचे एक हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी करके, और जो मैं आपको 9 कैरेक्टर्स बोल रहा हूं उसको एक बार लिख लीजिए जी। आ जाइए बेटा, वेरी गुड। कोई बाहर है तो आ जाओ। और ये ऐसा ट्री डायग्राम बना के या लिस्ट बना के, वॉट एवर यू फील राइट, उसके हिसाब से कृपया बना लीजिए डायग्राम। ट्री डायग्राम बनाओ, एज इट इज सो वाइड, सो आप लिस्ट भी बना सकते हो इफ यू विश, सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
चल लिखना हो गया सबका? ओके, नीचे नोट डालिएगा, उसके नीचे लिखिएगा द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी given under the Companies Act, given under the Companies Act does not actually concludes, does not actually concludes the meaning of the company, does not actually concludes the meaning of the company. Full stop. उसी के आगे कंटिन्यू. However, three justice has further elaborated, three justice have further elaborated a better meaning of the company, a better meaning of the company in the form of its characters, in the form of its characters, in the form of its क्या है वो लिख जो से characters. Full stop. ब्रैकेट में लिखिएगा as stated above, in the form of its characters as stated above. Full stop. लिख लिया सबने? But all these characters, आगे continue, but all these characters are not defined, all these characters are not defined in the institute's module, so we will be sticking to the characters defined by the institute, as follows, characters defined by institute as follows. लिख लिया इस सबने? सबका बोर्ड पे ध्यान है? एवरीबडी यस और नो? अब देखो हमने 9 कैरेक्टर लिखे, पर इंस्टीट्यूट ने जितने कैरेक्टर बोले हैं उसको इंस्टीट्यूट ने एज ए डिफाइन किया है फीचर्स ऑफ द कंपनी. क्या करके डिफाइन किया है? फीचर्स. और बोले हैं कितने कैरेक्टर देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी, और उसका मीनिंग क्या दिया है नीचे? लीगली सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स. बहुत बढ़िया, क्या समझ में आया है? परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. सो अगर आप देखो तो 9 में से इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 4 ही कैरेक्टर डिफाइन किए हैं. सो एक्चुअली मेरे हिसाब से दिस इज क्वाइट रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए. बट कोई फर्क नहीं पड़ता. दर्शन सर को क्या लगता है मार्क्स कौन देने वाला है? बोले एक बार उसे इंस्टीट्यूट. सो ऑब्वियस सी बात है कि तुमने इंस्टीट्यूट के कैरेक्टर्स को फॉलो करना चाहिए. सो वॉट एवर दे आस्क, अभी तक मैंने जो लिखवा है वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू लिखवा है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कोई आर्टिकलशिप वगैरह में सवाल पूछे तो यू शुड नॉट बी कि नहीं 4 ही मुझे पढ़ाए थे. इज इट वेरी क्लियर? यू शुड बी ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली कितने कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना? एवरीबडी यस और नो? चलो बहुत बढ़िया. अब नीचे एक एक कैरेक्टर को हम डिफाइन करते हुए उसके ऊपर पूरा थीसिस, थ्योरम, पॉइंट वाइज आंसर, पूरा फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे, सो दैट अगर आपको इसमें से कोई भी कैरेक्टर पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से लिख पाओ. सो नीचे हेडिंग डालिएगा सेपरेट लीगल एंटिटी. अच्छा, पहला एक थोड़ा सा मेरे को एक और डिस्कशन करना है. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड फीचर्स? एक्चुअली ये हेडिंग भी गलत है, मतलब इतना फालतूगिरी है ड्राफ्टिंग में. बट व्हाट टू डू? व्हाट डू मीन बाय फीचर्स? वेदर फीचर्स एंड कैरेक्टर आर द सेम थिंग? नो. So what is character and what is features? अलग अलग होता है कि एक ही होता है? अलग अलग होता है. क्या होता है बताओ जरा. जी मैम, बैठ के बोल सकते हैं जी दीदी को. हाँ ओके गुड. फीचर्स इज व्हाट इट इज एंड कैरेक्टर इज हाउ इट शुड बी. आधे बच्चे परेशान है, ये मैडम क्या बोल के गई. ओके, एनीवन मोर वांट टू एलैबोरेट? नहीं, अभी तक तो सब सेम ही लग रहा था.
आज पता चल रहा है कुछ तो भी अलग है। ओके, इसको समझना चाहोगे फीचर्स कैरेक्टर्स को? फ्यूचर में इट्स पॉसिबिलिटी कि आपको ऐसी और भी चीजें आए फीचर और कैरेक्टर के फॉर्म में। समझना है नहीं समझना है? चलो बहुत बढ़िया। नाम बोलो आपका। कुणाल। कुणाल वो एक बीच में ऐड आती थी ना, परफ्यूम की ऐड थी, वॉट एवर इट इज, छोड़ो। सो कुणाल, अब कुणाल सीए कर रहा है। कुणाल सीए क्यों कर रहा है? ये तुम क्लियर, लाइफ में क्लैरिटी जो जरूरी है वो सीए के बच्चे को तो कंफर्म होती है, ठीक है? पैसा। सो कुणाल को अब सी सभी लोग सीए करते हैं, जो लड़का लड़की वॉट एवर इट इज। लड़कियों का मुझे पता नहीं, पर लड़कों का तो सेट है गेम। पैसा चाहिए, घरदार बंगला वगैरह चाहिए, और एक सुंदर सी गाड़ी। हाँ गाड़ी गाड़ी पर गाड़ी कितने दिन चलाएंगे ना। सो एक और साथ में सपना होता है कि एक सुंदर सी लड़की हो जिसके साथ शादी करके सेटल हो जाओ। हाँ ना, पक्का? लोग अलग डाउट करते हैं। हाँ सच, पहले हाँ बोल देना ऐसे केस में। लड़का ही सॉरी लड़की ही ना। चलो, सो कुणाल को ऐसा था कि लड़की चाहिए भैया। अच्छा, अब समझो लेट्स से कुणाल, अभी तुम्हारा सितंबर एग्जाम है 2025, 2029 सितंबर में कुणाल ने फाइनल का एग्जाम दिया, एंड अक्टूबर में नवंबर में कुणाल बिकम सीए कुणाल। कुन्या इज ए सीए कुन्या। और जैसे ही तुम सीए बन जाओगे ना, तुम्हारे घर वालों का एक और टारगेट अनलॉक हो जाएगा। सीए तो तुम बन गए, सो नेक्स्ट टारगेट इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा? अब कुणाल जॉब वॉब कर रहा है, पैसा वैसा कमा रहा है, जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है, बहुत खुश है। घर वालों से दिखा नहीं गया इतना खुश कैसे? क्या वो भी अनपेड लेबर था अभी तक, कि अभी इसको पैसा भी मिल रहा है ना? तो घर वालों ने कुणाल को बिठाया और कुणाल से पूछा, कुणाल शादी वगैरह कुछ कर? कुणाल बोला हाँ हाँ जरूर करनी है। घर वालों ने पूछा लड़की कैसी चाहिए? अब समझो ऐसे वक्त जब घर वाले तुम्हें बुलाते हैं ना कि एक सीरियस डिस्कशन करना है, कुणाल को फोन आया आज जरा शाम को घर पे प्रेजेंट रहना, थोड़ा सा तेरे से बात करना है, तो आदमी अकेला नहीं जाता है, उसको मालूम रहता है रिस्की एरिया है, तो कुणाल साथ में लेकेगा उसके दोस्त को। क्या? पुथिया, ठीक है, पृथ्वीराज। सो कुणाल लेके गया पृथ्वीराज को, और पेरेंट्स सामने बैठे, इधर कुणाल बैठा है, बाद में बाजू में पृथ्वीराज बैठा है। पेरेंट्स पूछते हैं कुणाल लड़की कैसी चाहिए? अब कुणाल क्या बोलेगा? लड़की चाहिए नहीं क्या? कैसी बात है? मुझे एक बात बताओ, पेरेंट्स के सामने तुम क्या बोलोगे? रे लड़की कैसी चाहिए? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना हॉट चाहिए। कैसे कैसे अच्छा लगेगा क्या? तो कुणाल क्या बोला? कुणाल बोला सुंदर चाहिए, सुशील चाहिए, सुसज्जन चाहिए, सुसंस्कृत चाहिए, सुसु जितने सू लगा सकते हैं इसने सारे लगा दिए। मतलब इसने आइडियलिस्टिकली ऐसा लड़की पिक्चराइज किया ना जिंदगी में। साइड में पूछा सुन ही रहा है क्या बोल रहा है भाई, ये अभी थोड़ी देर पहले कैसा था और ये अभी क्या बोल रहा है जीवन के अंदर। तो कुणाल बोले जा रहा सुंदर सुशील सुसज्जन। कुणाल ने पता है क्या बोला? सुंदर सुशील सुसज्जन तो वर्ड्स है, कुणाल ने एक्चुअल डेफिनेशन बोला है कि मंदिर में एखादा लाइट ब्लू कलर का पंजाबी ड्रेस पहनी हुई लड़की जो हाथों में फूलों की एक मस्त वाली क्या कहते कार्ड क्या वो लेके चल रही हो, और ऐसे छमक छमक के एक एक पैरी उतर रही हो, और कुणाल के दिल में गिटार बज गया। ऐसा सीन होता है ना, है ना? ऐसे एकदम दिल में आया होगा कि एकदम सुंदर सुशील, लंबे बाल, एकदम बिंदी बिंदी लगा के। ऐसा डेफिनेशन कुणाल ने बोला घर वालों के सामने। घर वाले खुश हो गए, कितना संस्कारी बच्चा है। ये सब हो गया, घर वाले बोले ठीक है ढूंढते हैं। अब पूछा बोले क्या हो गया तेरे? ठीक तो है टेम्परेचर वगैरह ठीक। फिर पूछा बोले चल घूम के आते। तो पूछा इसको टेस्ट करने के लिए सीधा एफसी रोड पे लेके गए। एफसी रोड पे गया, कुणाल हरियाली देख रहा है, पूछा कुणाल को देख रहा है। तो पूछा बोलता है कुणाल यार तू सब लड़कियों को देख क्या, तू तो बोला था सुंदर सुशील सुसज्जन, वो जाने दे ये चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना? बस यही डिफरेंस होता है कैरेक्टर और फीचर में। कुणाल ने जो सुंदर सुशील सुसज्जन सुसंस्कृत सुसु सुकुमा जो वो मंदिर वाली ब्लू पंजाबी ड्रेस वाली जो डेफिनेशन बोली, वो थे कैरेक्टर कि कैसी लड़की चाहिए। और कुन्या एफसी रोड पे जो देख रहा है, समझ में आ रहा है आपको? अरे जोर से बोलो ये सुनो। सो कैरेक्टर, मैडम ने सही बोला है,
कैरेक्टरिस्टिक्स इज आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ थिंग। एक बार सब लोग बोलो, क्या बोलना है? आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ थिंग। फीचर इज व्हाट इट इज। कैरेक्टर्स के मामले में बात करूं तो टाटा सन्स एकदम इथिकल कंपनी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, अच्छे खासे रेवेन्यूज, मार्केट कैप्चरिंग, इथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। टाटा सन्स इज अ कैरेक्टराइज्ड कंपनी। किंगफिशर, सत्यम, फीचर। वह कंपनी हमेशा जरूरी नहीं कि ऐसे ही चले, किसी और एंगल से भी चल सकती है। इज इट? सो कैरेक्टरिस्टिक, मेरे पीछे बोलना, कैरेक्टर मीन्स idealistic expectation of a thing, and feature means what the thing is actually is। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का है ना? अब मुझे बताओ, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे हेडिंग के तौर पे क्या लिखना चाहिए था? वेदर इट दे शुड हैव रिटन कैरेक्टर और अ फीचर। कैरेक्टर, बट उन्होंने हेडिंग क्या लिखा है? फीचर। ठीक है, इट्स अ लॉजिकल मिस्टेक बट इट्स फाइन। अब एग्जाम में अगर आपको पूछा तो आप कैरेक्टर वर्ड यूज कर सकते हो। प्रोबेबली उन्होंने भी जब ड्राफ्ट किया उन्हें नहीं पता होगा। ठीक है, सो आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? नीचे पहला हेडिंग डालेगा सेपरेट लीगल एंटिटी। अब बहुत अलग अलग लेवल पे ब्लेंडर करके दिया है इन्होंने। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज लिखवाऊंगा। कुछ केसेस इसमें इन्वॉल्व होंगे। कंपनीज एक्ट में काफी सारे केसेस है, तो आपको साथ साथ में चलना पड़ेगा। लिखेगा पॉइंट नंबर 1, कैन यू टेल मी व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी फर्स्ट? मतलब मेंबर्स से और ओनर्स से, मैनेजमेंट से, एम्प्लॉइज से इस कंपनी का वजूद अलग है। इज इट वेरी क्लियर? सो पॉइंट नंबर 1, the most distinctive feature between the most distinctive feature लिखना, the most distinctive feature of a company is that it is separate from its members, is that it is separate from its members, that it is separate from its members, comma management etc, management etc। लिखा सबने? any inquiry? Yes please go। आपको कोई साथ में चाहिए आपके? सेकंड पॉइंट, when a company is registered, when a company is registered, when a company is registered, it is clothed, clothed मतलब कपड़े पहन लिए, it is clothed क्या लिखते हैं? With a legal personality, it is clothed with a legal personality। It is clothed with legal personality। Point number 3, it is as good as separate person, it is as good as separate person, it is as good as separate person, having same rights and powers, having same rights and powers, having same rights and powers as that of human being, as that of human being। We'll stop. Next point, as a separate person, next point, as a separate person, as a separate person, company can own a property, company can own a property, comma have a bank account, have a bank account, comma raise a loan, raise a loan, comma incur liabilities, incur liabilities,
and enter into contracts and enter into contracts. Full stop. लिख लिया सबने? Next point. The identity of the company. The identity of the company is distinct and separate. Is distinct and separate from the personality of those. Is distinct and separate from the personality of those. From the personality of those who compose it. Who compose it. Full stop. Next point. The personality of company, थोड़े पॉइंट्स ज्यादा है, सो कीप ऑन राइटिंग, एंड में आपको सब क्लैरिटी आ जाएगा, डोंट वरी. The personality of company, the personality of the company is so separate, that even its own members can contract with the company, on their own. Full stop. देख लिया गाइस सबने? एवरीबडी इज क्लियर? श्योर. अब अगर आपको ये समझ में आया तो अब थोड़ा सा मैं केसेस के ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं. इंस्टीट्यूट ने केसेस भी जो इसके दिए हैं ना, वो काफी ब्लंडर वे में दिए हैं. मतलब केस किसी और कैरेक्टर का है, पुट किसी और कैरेक्टर के अंदर किया है. इसलिए व्हाट आई विल डू, मैं आपको सारे केसेस पहले पढ़ा दूंगा और मैं आपको पहले मेंशन करूंगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये केसेस किस किस के हैं, ठीक है, कि कौन से कैरेक्टर में केस आना चाहिए. पर हम इसको लिखेंगे इस हिसाब से कि इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल में दिया है, जिस जगह पे जो केस दिया है उसके हिसाब से. इज इट वेरी क्लियर? पर आपको पहले लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि कौन सा केस किसका है. अदरवाइज होगा क्या, आप गलत केस गलत कैरेक्टर के लिए याद रखोगे जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है. ठीक है, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले केस के साथ. ठीक है, पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, पूरा फोकस बोर्ड पे करना. केस का नाम है द सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी. सुना है कब सबने? सुना है? क्या था केस, किसी को पता? Okay, एक सोलमन नाम का बंदा था, लेट्स से, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व था. तो इसको एक आइडिया सूझा कि हमने शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहिए. एज स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत सारे शूज लगते रहते हैं. So that he started in a proprietorship he started with the business of shoe manufacturing. Over the period of time business grows, और उसको ये समझ में आया कि अब बिजनेस का लेंथ ब्रेड्थ इतना बढ़ रहा है कि अब ये प्रोप्राइटरशिप लेवल पे अकेला इस बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता. एंड एज ही इज अगेन ओल्ड पर्सन, तो उसका मैनेजमेंट खुद नहीं देखना चाहता था. ब्रांड वैल्यू अच्छा सा बना था. अब हर बंदा चाहता क्या है, अगर कोई बंदा स्टार्टअप भी करता है तो एंड में ये चाहता है कि कुछ दिनों बाद ये स्टार्टअप पायलट मोड पे चले जाए और बचा हुआ मैनेजमेंट इसको हैंडल करे और मैं बैठ के सिर्फ पैसा कमाऊं. इज इट वेरी क्लियर? ये सुनो, हर बिजनेसमैन चाहता यही है. बोलो हाँ है ना? हाँ जी. सो हर बिजनेसमैन चाहता यही है कि भैया ये बंदा, अगर मैं कोई बिजनेस बनाऊं, स्टार्टअप बनाऊं, तो बिजनेस इस पायलट मोड में चला जाए कि मैं मैनेजमेंट अपॉइंट करूं और काम हो जाए. इज इट वेरी क्लियर? सुनो. एंड बिकॉज ऑफ विच सोलमन ने ये डिसाइड किया कि इसने ये जो बना बनाया शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये प्रोप्राइटरशिप से वो ट्रांसफर करेगा एक कंपनी के अंदर, जिस कंपनी का नाम होगा सोलमन एंड कंपनी. तो इसने खुद का प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ट्रांसफर किया सोलमन एंड कंपनी को सेपरेटली, और बदले में ये बोलता है कि मैंने सोलमन एंड कंपनी से कंसिडरेशन लेना चाहिए. अब ये चीज बहुत सारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं होती, इसको ना थोड़ा सा एडजस्ट करने में समय लगता है. ठीक है, तो अपने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है. ठीक है, सो पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर देना, ध्यान रखना अच्छे से. ठीक है, कोई मेरे को एक वॉलेंटियर चाहिए, मेरी शादी करवा ही देता बस. ओके, एक सेकंड.
ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सोलोमन वर्सेस सोलोमन को भूल जाओ, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम जाते हैं। सब लोगों को दिख रहा है कुन्या? हाय कर, चलो बहुत, लेट्स गो। अब समझो कुन्या इज एन इंडिविजुअल पर्सन। यकीन नहीं है तुमको? है, जिंदा है भाई, ठीक है। सो कुन्या इज क्या बोले एक बार, इंडिविजुअल पर्सन। और मैं शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहा हूं। अब मैं कुन्या को, ये मेरा जो शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का शॉप एक्ट लाइसेंस है और ये जो मेरे बिजनेस का टाइटल है, ये मैं कुन्या को ट्रांसफर करना चाहता हूं। कहना है बदले में कुन्या से कंसिडरेशन ले सकता हूं। सो मैंने कुन्या को क्या ट्रांसफर किया? बिजनेस। और बदले में, थोड़ा फीलिंग लेते हैं, घर मत लेके जाओ। सो मैंने कुन्या को क्या ट्रांसफर किया? बिजनेस। और मैंने कुन्या से क्या लिया? कंसिडरेशन। वेदर दिस कैन हैपन, धीरे धीरे डेवलप करेंगे, एकदम स्लोली, ठीक है। वेदर दिस कैन हैपन, चल वापस से रिपीट। अब मैं शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेट कर चुका हूं, बिजनेस का गुडविल है, अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा। मैं इतना पागल थोड़ी हूं कि सारा का सारा ट्रांसफर कर दूं, पैसा लेके बैठ जाऊं। इवन व्हाट्सएप, जब फेसबुक को ट्रांसफर हुआ था लगभग $19 बिलियन के अंदर, तो व्हाट्सएप वाले ने कंडीशन डाला था कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर काम करता रहूंगा। आई विल हैव द मैनेजमेंट राइट्स एंड आई विल हैव सम ओनरशिप राइट्स ऑल्सो, क्योंकि वो पागल तो है नहीं। अल्टीमेटली पैसा तो तब बनेगा ना जब आप कंपनी में कंसिस्टेंटली रहोगे सिर्फ पैसा खाने के लिए। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि यार कुन्या को बिजनेस ट्रांसफर करूंगा, बदले में पैसा लूंगा तो ये गलत हो जाएगा। सो व्हाट आई आस्क्ड कुन्या कि कुन्या चल एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है। 51% शेयर होल्डर मैं, 49% शेयर होल्डर तू, मैनेजमेंट पूरा तू देखेगा, और जब प्रॉफिट आएगा 49% प्रॉफिट तू लेके जा, 51% प्रॉफिट मैं लेके जाऊंगा। एंड दिस हैपन। कुन्या बोला ओके। तो कुन्या ने एक खुद का कंपनी, कुन्या और मैंने मिलके एक खुद का क्या क्रिएट किया? कंपनी। दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ क्या बोले एक बार उसे, इनकॉर्पोरेशन। सो कुन्या ने और मैंने मिलके क्या क्रिएट किया है? कंपनी। और वो शू बिजनेस उधर है, दिख रहा है सबको? बोलो हाँ है ना। पर ये शू बिजनेस का प्रोप्राइटर ओनर कौन है? मैं। इज इट वेरी क्लियर? तो मैं यहां पे भी हूं, मैं यहां पे भी हूं, अत्र तत्र सर्वत्र। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? अब मैं ये शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूं इस कंपनी, सर्टिफिकेट है अच्छे से पकड़ ले, वहां नहीं, एनीवेज हाँ। सो ये मैं जो सर्टिफिकेट है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ये कंपनी को ट्रांसफर कर रहा हूं। इस कंपनी में मैं खुद ओनर हूं, बराबर है। तो हम दोनों ने मिलके, हाथ लगा, हम दोनों ने मिलके कंसिडरेशन ट्रांसफर किया। किसको? मुझको ही। इज इट वेरी क्लियर? एंड आई गॉट द कंसिडरेशन। बिजनेस इसको ट्रांसफर हुआ जिसमें 51% शेयर होल्डर मैं हूं, 49% कौन है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। चलो यहां तक आइडिया क्लियर है। नाउ व्हाट इफ आई गिव अ ग्रेट डील टू कुन्या? बिजनेस मस्त था, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक, खतरनाक कंपनी। मेरे को पता था चलेगी, मेरे को पता था कुन्या के जगह कोई भी आया तो भी मैनेजमेंट संभाल लेगा और कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। फिर भी मैंने कुन्या को बोला, कुन्या यू हैव 1% शेयर होल्डिंग। कितना? 1%। 99% मेरा रहेगा, पर मैं तेरे को सैलरी के तौर पे 10-15 करोड़ दूंगा हर साल। फिर भी कुन्या मान जाएगा 24 घंटे के लिए? फिर भी हाँ, चलो गुड, डेडिकेटेड। सो अब मैं ये सेम बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूं कंपनी को, जिस कंपनी का 99% शेयर होल्डर कौन है? मैं। 1% शेयर होल्डर कौन है? कुन्या। एंड स्टिल वी आर गिविंग अ कंसिडरेशन फॉर दिस टू किसको? मुझे एज अ प्रोप्राइटर। यहां पे भी तो वही हुआ ना? अब समझ में आया? सेपरेट लीगल एंटिटी महसूस हुआ क्या? आधे बच्चे समझ जाते हैं, महसूस होना जरूरी है। इज इट वेरी क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? अब ऐसे सिचुएशन में मैं कुन्या को आउट भी कर दूं पिक्चर से, बैठ जाओ, जोरदार तालियां कुन्या के लिए। अब ऐसे केस में मैं कुन्या को पिक्चर से आउट करूं, मैंने क्या किया? मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में था, मैंने कंपनी अलग से बनाई, और इस कंपनी में कुन्या क्या कोई और क्या, मैंने मेरे फैमिली को शेयर होल्डर किया। मैंने किसको शेयर होल्डर किया? फैमिली। और मैंने ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उस कंपनी को ट्रांसफर किया जिसमें मैं और मेरी फैमिली 100% शेयर होल्डर है। अगर कुन्या 1% शेयर होल्डर होने के बावजूद भी ये हो सकता है, तो फैमिली 100% शेयर होल्डर होने के बावजूद ये हो सकता है क्या? हो सकता है। तो अल्टीमेटली मेरा बिजनेस मैंने किसको ट्रांसफर किया? मेरे ही बनाए हुए कंपनी को, जिससे कंसिडरेशन मैंने ही दिया और लिया भी मैंने। ऐसा केस हुआ है सोलोमन,
ऐसा केस क्या हुआ है? सॉलमन। वापस से देखिए एक बार, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सो मुझे बताओ, प्रोप्राइटरशिप में सॉलमन के पास में क्या था? बोले एक बार जो से बिजनेस। कौन सा बिजनेस था? शू मैन्युफैक्चर। सो यू डोंट ट्रीट अ बिजनेस एज अ बिजनेस, यू ट्रीट इट एज अ असेट। बिकॉज एनीवेज शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो गुडविल है वो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, ब्रांड नेम है, वो जो ट्रेडमार्क है, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जो शू मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मूला है, पेटेंट है, वो तो सब इंटेंजिबल एसेट्स है ना। तो अल्टीमेटली यू डोंट टेक इट एज अ बिजनेस, यू टेक इट एज अ असेट। और जब ये शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ट्रांसफर करेगा कंपनी को, तो ही इज नॉट ट्रांसफरिंग ओनली अ बिजनेस, ही इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टू द कंपनी। मतलब यहां जो सॉलमन के पहले बिजनेस एसेट लाइबिलिटी के अंदर यहां पे इसका दिख रहा था भैया कैपिटल इंट्रोड्यूस प्रोप्राइटरशिप में, यहां पे दिख रहा था गुडविल, यहां पे दिख रहा था फिक्स एसेट, यहां पे दिख रहा था कैश, उसने पूरी की पूरी बैलेंस शीट उठा के ट्रांसफर कर दी सॉलमन एंड कंपनी को। अरे बोलो हाँ या ना। और बदले में इसने क्या मांगा? बोलो एक बार, कंसिडरेशन। अब समझ में आया कितना कंसिडरेशन मांगा? तो सॉलमन ने मांगा, बोले मुझे कैश चाहिए 9,000 पाउंड, ब्रिटिश कॉलिन केस है सो इट इज इन द पाउंड्स। बोले 9,000 पाउंड्स का मुझे कैश चाहिए। कंपनी से 9,000 पाउंड्स का कैश लिया। दूसरा, शेयर्स लिए 20,000 पाउंड्स के और सिक्योर्ड डिबेंचर्स लिए 10,000 पाउंड्स के। अब आप बोलोगे सर ये इतना 39,000 पाउंड कंपनी में आया कैसे? प्रोबेबली हो सकता है सॉलमन ने खुद ने इन्वेस्ट किया होगा और खुद ही ने वापस ले लिया होगा। माइट बी पॉसिबल, हो सकता है ना, क्या दिक्कत है उस केस में? और जरूरी नहीं है कि इतना पैसा देने की जरूरत है। कई बार जरूरी नहीं होता कि आप कैश में एंट्री पास करो। इट कैन बी एंट्री लाइक दिस ऑल्सो ना, कि कंपनी के बैलेंस शीट में जर्नल एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अरे आया है ध्यान में? हाँ है ना। सो कंपनी के बैलेंस शीट में जर्नल एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अगेन गुडविल अकाउंट डेबिट या बिजनेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। और थोड़ा बहुत अगर कोई कैश होगा 9,000 पाउंड का, तो वो सॉलमन को चाहिए था, वो सॉलमन ने ले लिया। सो क्या सॉलमन को कंसिडरेशन मिला? अरे बोलो हाँ या ना। क्या सॉलमन को कंसिडरेशन मिला? अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, सॉलमन इस कंपनी में अब क्या क्या है? सॉलमन इस कंपनी में क्या क्या है? शेयर होल्डर है, ओनली शेयर होल्डर है। सॉलमन इस कंपनी में शेयर होल्डर तो है ही है, एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो अ क्रेडिटर, वो क्रेडिटर भी है। क्यों? क्योंकि उसने डिबेंचर होल्ड किया है। ही इज एज गुड एज लेंडर ना। अब जरूरी नहीं है लेंडिंग सिर्फ कैश के फॉर्म में रहे, लेंडिंग तो गुडविल के फॉर्म में भी रहता है। आप जब असेट लीज पे दे सकते हो तो आप गुडविल लीज पे क्यों नहीं दे सकते? सो इट इज काइंड ऑफ लेंडर ऑल्सो। अब बाद में कंपनी चलने लग गई, बिजनेस अच्छा चलने लग गया, सॉलमन को ऐसा समझ में आया, अच्छा सॉलमन खुद मैनेजमेंट भी था, कोई दिक्कत नहीं। बाद में सॉलमन को समझ में आया कि कंपनी को एक्सपांड करने के लिए फर्दर कैश लिक्विडिटी की जरूरत है, बिकॉज 9,000 पाउंड तो सॉलमन खुद लेके बैठा था। बोलो हाँ है ना। तो कंपनी ने ट्राई किया, अब सॉलमन को ये जो शेयर्स मिले उसने खुद के नाम पे, खुद के वाइफ के नाम पे, खुद के डॉटर्स के नाम पे, बच्चे के सबके नाम पे ट्रांसफर कर दिए, 1 शेयर ईच। और बचा हुआ 19,994 शेयर सॉलमन ने खुद में रखा और 10,000 डिबेंचर। सो क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज उस वक्त ओपीसी का कंसेप्ट नहीं था, 1 पर्सन कंपनी। आपको मिनिमम प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स कितने लगते थे? 2। ठीक है, ओपीसी तो अभी आया है कंपनीज एक्ट 2013 में, इज इट वेरी क्लियर? तो उस वक्त 2 मेंबर लगते थे, तो उसने पूरा फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन, अब जब कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना था तो कंपनी ने बैंक से लोन उठाया 7,000 पाउंड्स का। बिजनेस एक्सपांशन के लिए बैंक से कितने पाउंड का लोन उठाया? 7,000 पाउंड का। और बैंक से लोन उठाने के बाद कंपनी का बिजनेस चल पड़ा। कुछ सालों तक बिजनेस अच्छा चला, सॉलमन ने ध्यान दिया नहीं दिया डजंट मैटर। अगर अब मैं आपको पूछूं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, सॉलमन कंपनी की जो क्या है, बोले एक बार बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट में अब कौन कौन दिख रहा है? मुझे सब जन जोर से बोलना। सबसे पहले शेयर कैपिटल किसने होल्ड किया है? सॉलमन। साथ साथ में कौन है? बोले एक बार उसके फैमिली, सॉलमन एंड फैमिली ने। उसके बाद में डिबेंचर किसने होल्ड किया? अगेन बोले एक बार, सॉलमन एंड फैमिली। बोलो हाँ या ना। साथ में अब बैंक भी आ गया लोन के तौर पे। लॉन्ग टर्म लोन में कौन आ रहा है? बैंक, 7,000। अब आप सोचो, सॉलमन शेयर कैपिटल दिख रहा है 20,000 पाउंड। बोलो हाँ या ना। सॉलमन का डिबेंचर कितना दिख रहा है? 10,000 पाउंड। और बैंक का लोन कितना दिख रहा है? 7,000 पाउंड। तो कहना है इसे कंपनी में 2 क्रेडिटर्स है। कितने क्रेडिटर्स है? सब लोग बोलो 2। पहला कौन? बोले एक बार, सॉलमन। कितने के लिए? 10,000 पाउंड। और मुझे बताओ बैंक कितने के लिए? 7,000 पाउंड। कुछ दिनों तक बिजनेस चला, कंपनी बाद में लॉस मेकिंग हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया और एकदम जमीन फोड़ के नीचे घुस गया, लॉस ही लॉस। अल्टीमेटली कंपनी के असेट सेल करने पे आ गए, और कंपनी की असेट जब पूरी की पूरी सेल की तो रिकवर हुआ सिर्फ 6,000 पाउंड ऑक्शन से। अब कंपनी के पास बैलेंस शीट में बचा है सिर्फ, किधर गया?
कंपनी के पास बैलेंस शीट में अब बचा है, रिज्यूम स्लाइड शो, कितना बोलो एक बार, सब जन बोलो कितना बचा है, 6,000 पाउंड। पर मुझे बताओ क्रेडिटर्स कितने हैं, 2। पहला क्रेडिटर कौन है बोले एक बार, जो सॉलमन, एंड कौन बोले एक बार, फैमिली। कितने डिबेंचर्स के लिए, 10,000 पाउंड के डिबेंचर के लिए। और दूसरा वाला कौन है बोले एक बार, बैंक। कितने के लिए बोले एक बार, जो 7,000 पाउंड। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, बोलो हाँ है ना बच्चों, बोलो यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, 6,000 पाउंड किसको देने चाहिए, किसको देने चाहिए। बेसिकली अब देखा जाए तो अगर सिक्योर्ड है सॉलमन, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको पहले देनी चाहिए। लेट्स से दोनों सिक्योर्ड नहीं है तो कैसे देनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट। मतलब 6,000 पाउंड 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय कितना, 17, किसको मिलना चाहिए, सॉलमन। और 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 7,000 डिवाइडेड बाय 17 किसको मिलना चाहिए, बैंक। पर यहां बैंक ने कंटेंशन रखा कोर्ट में कि बोले सॉलमन को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। सॉलमन बोलता है क्यों, बैंक बोलता है तुम और कंपनी कोई अलग नहीं हो, तुम कंपनी के 99% शेयर होल्डर हो, तुम्हारी फैमिली कंपनी की पूरी शेयर होल्डर है। तो ऐसे सिचुएशन में तुम और कंपनी अगर अलग नहीं हो तो तुमको कोई भी कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है मित्रों, क्या ये कंटेंशन सही है गलत है, सही है गलत है। तो ये कंटेंशन बैंक का गलत हुआ और पूरा जो पेमेंट है वो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, जोर से बोले एक बार सुनो। क्या सबको केस समझ में आया, सॉलमन वर्सेस सॉलमन। क्या पहले सुना था इसके पहले, कभी नहीं सुना था, बट समझ में आया का पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरे केस में, ये लैंडमार्क केस है हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी का। ये पूरे केस में हम क्या समझे कि कंपनी एज अ पर्सन अलग है, इसलिए उसको बिजनेस बेचा गया। उसी कंपनी में सॉलमन मेंबर भी था, उसी में वो क्रेडिटर भी था, उसी में वो मैनेजमेंट भी था, उसी में प्रोबेबली एम्प्लॉय भी होगा। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के भले ही आप ओनर रहो पर कंपनी के साथ आप अलग अलग लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, सबको क्लियर है पक्का हाँ है ना। तो नीचे हेडिंग डालिएगा, उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ना 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 ना, होल्ड होल्ड, सॉलमन इसमें दिया नहीं है उन्होंने, जस्ट वेट, मेरे को एक बार इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखने दो, गलत ना हो जाए। सो आप देखना, सेपरेट लीगल एंटिटी का एक केस है पर इंस्टीट्यूट ने वहां नहीं दिया है सेपरेट लीगल एंटिटी में, इसको भलती किसी कैरेक्टर में दिया होगा। चलो फाइन, हम जाते हैं सेकंड केस के ऊपर। आपको सॉलमन वर्सेस सॉलमन समझ में आया, ठीक है। मैं इसके बारे में लिखवा के दे दूंगा आपको, अब क्या करूं, ठीक है। एक और केस देख लेते हैं उसके बाद में डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेट्स गो, प्रोजेक्टर चल रहा है ना, लेट्स गो। तो फोकस करना अच्छे से। सेकंड केस के ऊपर मैं जा रहा हूं। सेकंड केस का नाम है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, ठीक है। फोकस करना बहुत अच्छे से, एक सिमिलर केस है सॉलमन जैसा ही, ठीक है। मुंडे उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, एकदम आलसी मोड में आगे अजगर, 2-5 लोग खाल छोड़ के जाएंगे यहाँ पे। ओके सारी गाइस रेडी, समझो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस है। समझो एक पायलट था, पायलट समझ में आता है, जो एरोप्लेन चलाता है। एक पायलट था और ये बंदे का काम था नए नए एरोप्लेन्स को टेस्ट करना। सिर्फ एरोप्लेन्स को नहीं, एरोप्लेन अपैरल्स, मतलब एरोप्लेन से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं उनको ये टेस्ट करता था। अभी आजकल आप देख रहे हो बोइंग जैसे ही विमान नीचे गिर रहे हैं, दे गोज थ्रू न्यूमरस नंबर ऑफ टेस्ट, फिर भी मिसहैप होते हैं। अब ये जो टेस्ट करने वाली कंपनीज रहती है वो बहुत रिस्की बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, और जो लोग ऐसे प्लेन्स टेस्ट करते हैं उनको नॉर्मली इंश्योरेंस रखना तो जरूरी होता है, पर इनको कंपनी की तरफ से कंपेंसेशंस भी हाई लेवल पे मिलते हैं। अब अगर ली एयर फार्मिंग में ली खुद अगर एरोप्लेन टेस्ट कर रहा है तो मुझे एक बात बताइए, नया एरोप्लेन जिसको अभी तक किसी ने नहीं चलाया उसको डायरेक्टली चलाने के लिए दे दिया आपको, तुम चलाओगे? बट फिर भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं खुद के ब्रेड एंड बटर के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, ली ने अगर कंपनी बनाई तो चलो ली उसमें ओनर है, ली उसमें डायरेक्टर है, बट कैन आई से ली इज ऑल्सो एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी? एंड एज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और अ चीफ पायलट ऑफ कंपनी, इसका कंपनी के साथ एक कंपेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट था। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कंपेंसेशन, कि कभी अगर ली को टेस्टिंग करते हो, बिकॉज इट इज रिस्की बिजनेस, सो कभी अगर ली को एरोप्लेन टेस्ट करते वक्त कुछ हो जाए, अगर वो मर जाए, डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो क्या कंपनी ने इसको कंपेंसेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? जोर से बोले एक बार सुनो। तो कंपनी के साथ कंपेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट था। एक दिन ली एक नया एरोप्लेन लेके खुले आसमान में चल पड़ा। खुला आसमान, इधर से ली प्लेन लेके आया, अलग अलग लेवल पे प्लेन चलाने लग गया, पूरा टेस्टिंग कर रहा था। सामने से आया एक पंछी, अरे था हाँ, पंछी आया। ली ने पंछी को देखा, पंछी ने ली को देखा, और दोनों में
बूम बम बड़म, एक्सीडेंट हो गया और ली मर गया। अब ली की जो विंडो थी, विडो ही बोला मैंने, आपने क्या सुना? कुछ भी सुनते हो यार, तो दुख भरी घटना है, तुम कुछ भी सुन रहे हो। सोली की जो विडो थी वो रोने लग गया, पति चला गया, पैसा किधर है? बोलो हाँ है ना। सो ऐसे सिचुएशन में क्या ली की विडो को कंपेंसेशन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? जोर से बोले ऐसा नो। अब ऐसे केस में जब कंपेंसेशन देने की बारी आई तो बाकी जो कंपनी के क्रिएटर्स थे उन्होंने क्लेम किया कि ली इज 99% शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, सो ही इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द कंपनी। तो मुझे बताओ, क्या क्रिएटर ऑफ द कंटेंशन सही, कंटेंशन ऑफ द क्रिएटर सही है या कंपेंसेशन फिर भी देना चाहिए? अब ये तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कंपनी अलग, ली अलग, और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी के बेसिक 2 केस लॉस है। सबको समझ में आया है पक्का? जोर से बोले एक बार ये सुन लो। मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट केस के ऊपर, ठीक है? तीसरा केस, पूछो क्या। अब मैं सारे केसेस में नहीं इसलिए बोला कि सारे केसेस में पहले आपको पढ़ा दूंगा, फिर हम इसको सेग्रीगेट करके लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मैं थर्ड केस के ऊपर जा रहा हूँ। थर्ड केस का नाम है ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। हैव यू एवर हर्ड ऑफ ग्रामोफोन? देखा है कभी? आपके दादाजी वगैरह अगर कभी होंगे या दादी वगैरह, तो उनको इसके बारे में पता होगा। देर इज अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज ग्रामोफोन। पता है सबको? बोलो हाँ है ना। एक कंपनी, पुराने जमाने का बिजनेस है, तो एक कंपनी टाइपराइटर्स और ग्रामोफोन्स मैन्युफैक्चर करती थी। अभी तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, म्यूजिक इज ऑन द गो, एंड टाइपराइटर के जगह पे तो लैपटॉप कंप्यूटर सारे आ चुके हैं, तो ये बिजनेस नहीं चलता। सवाल है, क्या कंपनी के मेंबर अगर आप हो तो कंपनी के असेट्स आप यूज कर सकते हो क्या? एनीवन इज हियर होल्डिंग शेयर्स वगैरह? आप में से कोई शेयर्स वगैरह होल्डिंग रखता है? किसके? टाटा मोटर्स के कोई शेयर होल्ड कर रहे हैं? कोई नहीं। अच्छा गुड। अदानी, टाटा मोटर्स के? टाटा। अच्छा, नाम क्या है आपका? रोहित। समझो रोहित शेयर होल्ड करता है टाटा मोटर्स के। टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है JLR, जैगवार्स एंड लैंड रोवर्स। कल जाके रोहित गया जैगवार लैंड रोवर के शोरूम में, गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी ऑन की और शोरूम फोड़ के बाहर लेके चला गया। क्या इसको अलाउ किया जाएगा? वॉचमैन ने बहुत रोकने की कोशिश की, सिक्योरिटी गार्ड ने, सर रुको, क्या कर रहे? रोहित बोलता है हाथ दूर, ओनर। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर है टाटा मोटर का। तो क्या आप ऐसे कंपनी के असेट्स यूज कर सकते हो? उसके ऊपर केस है। ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी का शेयर होल्डर था स्टैनली। नो ही इज नॉट ए स्टैनली, मैं तो ऐसी ही लाली पकड़ के, जिम कैरी है ये। इसने कंपनी के जो एसेट्स थे वो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिए। खुद तो किए ही किए, बीवी को भी दे दिए। अब ऐसे सिचुएशन में क्या आप कंपनी के एसेट्स विदाउट अप्रूवल यूज कर सकते हो? क्यों? क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है और ओनर की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? एक और केस ले ले चलेगा। केस का नाम है नेक्स्ट वाला, मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सुना है कभी? सुना सुना लागे? कभी नहीं सुना है? एक लक्कड़हाला था, बचपन में स्टोरी सुना होगा ना। एक लक्कड़हाला था, जंगल में लकड़ियां तोलता था। फिर एक दिन उसकी कुल्हाल लकड़ी तोलते तोलते नदी में गिर गई। फिर नदी से एक देवता बहा लाई, वो लेके आई सोने की कुल्हाल। लक्कड़हारे से पूछे तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ है? लक्कड़हाला सी था। सी था ना? बोले मेरी कुल्हाड़ नहीं है। फिर देवी अंदर गई, चांदी की कुल्हाड़ लेके आई। फिर वो, अगर उस जगह तुम होते, अरे ये सोने की, ये मेरी, चांदी की अंदर जितनी पड़ी है सारी मेरी है। बोलो हाँ या ना? एवरीबडी ये सुन नो। अब बेसिकली वैसा ही केस है। लकड़हारा था, ये लकड़ियां तोड़ता था और टिम्बर सेलिंग का इसका बिजनेस था। इसने कंपनी के लिए बहुत सारा टिम्बर कट करके रखा, और टिम्बर कंपनी का सबसे बड़ा ट्रॉमा ये होता है कि टिम्बर में समर सीजन में आग लग सकती है, और अगर आग लग गई तो आपका सारा का सारा स्टॉक इन ट्रेड जल जाएगा और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब इट इज एज गुड एज वाइल्ड फायर। तो लक्कड़हारे ने क्या किया, टिम्बर का इंश्योरेंस निकाला नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस लक्कड़हारे ने खुद के नाम पे निकाला।
मुझे बताओ टिम्बर किसके नाम पे है? सब लोग बोलो टिम्बर किसके नाम पे है? कंपनी। तो इंश्योरेंस किसके नाम पे होना चाहिए? कंपनी। पर इसने किसके नाम पे निकाला? खुद के। सही किया गलत किया? क्या इंश्योरेंस अलाउ होना चाहिए? फिर भी कंपनी ने इंश्योरेंस दिया भाई। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि जो टिम्बर था उसमें आग लग गई और वो जल गया। आधे लोग इस दुख में हैं कि ये टिम्बर खड़ा कैसे क्या हो गया। तुम फोकस करो कंसेप्ट पे, टिम्बर पे नहीं। टिम्बर जल गया और कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। जब कंपनी को लॉस हुआ तब लक्कड़हारे ने कंपनी से कंपेंसेशन मांगा। मुझे बताओ लक्कड़हारे को कंपेंसेशन मिलेगा क्या? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? कंपनी ने इंस्पेक्शन ऑफिसर भेजा, उसने सवाल पूछा हु इज द ओनर ऑफ टिम्बर? लक्कड़हारा बोले मैं हूं, द कंपनी। फिर इसने पूछा इन हुज नेम द इंश्योरेंस इज? लक्कड़हारा बोले इन माय ओन नेम। तो फिर ये बंदा बोला कि भाई साहब जो एसेट आपकी नहीं है, जो एसेट कंपनी के नाम पे है, उसका इंश्योरेंस तुम खुद के नाम पे कैसे ले सकते हो? लक्कड़हारे ने रिस्पॉन्ड किया आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, मैं जो चाहूं जिंदगी में कर लूं। क्या लक्कड़हारा कर सकता है? इंश्योरेंस इंस्पेक्टर भी मजा किया था, बोल पड़ा ताजमहल भी तुम्हारा है ले लो, देश भी तुम्हारा है तो ताजमहल का इंश्योरेंस ले लो। कैन यू डू इट? ऑब्वियसली। क्या तुम ये छोड़ दो ताजमहल, पर क्या तुम मेरे भी गाड़ी का इंश्योरेंस तुम्हारे नाम पे ले सकते हो क्या रे? क्या ये अलाउ किया जाएगा क्या रे? तो मुझे बताओ क्या लक्कड़हारे को कंपेंसेशन मिलना चाहिए? नहीं। किसी भी असेट के इंश्योरेंस के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? ओनरशिप। अब इसमें कुछ बच्चों को तकलीफ आएगी, सार जोर से बोलो जरा। सर अगर टिम्बर लक्कड़हारे का था ही नहीं तो कंपनी ने इंश्योरेंस क्यों दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस क्यों दिया? चलो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस देके गलती कर दी, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस देके गलती कर दी, मैं मानता हूं। क्या इसके लिए कंपेंसेशन देके दूसरी गलती करे या ओरिजिनल इंश्योरेंस प्रीमियम रिफंड करना चाहिए? सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस देके गलती की इसका मतलब ये नहीं कि कंपेंसेशन देके एक और गलती करो। आप ओरिजिनल इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा रिफंड करो और कंपेंसेशन को डिनाई कर दो। इस केस से हम वापस क्या सीखते हैं? कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, जिसका इंश्योरेंस भी किसके नाम पे होना चाहिए? कंपनी, और मेंबर का इससे कोई भी लेना देना नहीं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? 4 केसेस देखिए, एक बार नाम बोलो। पहला सॉलमन वर्सेस सॉलमन, दूसरा ली वर्सेस लीयर फार्मिंग, तीसरा ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली, और चौथा मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, आज मैं यहाँ पे रोकता हूँ बिकॉज समय की सीमा खत्म हो चुकी है। मैं कल इसको लिखवा के दूंगा आपको कैरेक्टर से। आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। हैप्पी सी डे। बोलो। मेरे विचार आज के दिन पढ़ा रहे हो। कुछ लोग आते हैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेके कोर्स खत्म करके भाग जाते हैं और फिर दूसरों की क्लास में आके उनको गालियां देते हैं कि मत पढ़ाओ है। कैसा सुना? ऐसा सुना सुना लग रहा है कहीं पे? एक एक्स्ट्रा लेक्चर पूछ लो किसी से भी, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। चलो आप माइक लो। गाना आपने सुनाना चाहिए। हो गया भाई दर्शन सर क्या गाना, इंटर वालों के लिए ना 2-2 बार गाना गा देते हैं। हमारे फाउंडेशन वाले बच्चे नहीं है क्या? चले बच्चे नहीं है ये, बच्चे बना। आई मीन टू से सो मेरे को ऐसा लगता है आज स्पेशल विजय सर का प्रेजेंस है तो उन्होंने गाना गाना चाहिए ना यार। मैं तो क्या, मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं डेली गाना गाता सकता हूँ। हाँ ना? हाँ सर। देखो इनको पता है मैं गाने वाला तो हूं नहीं, मैं शायरी बोल सकता हूँ, पर गाना तो आप बोलोगे ना, है ना? तो गाना तो आप बोलो, पहले शायरी। इनको कपल देखने का है ना? चलो एकदम भारी वायरल वाला कंटेंट बोलने जा रहा हूँ, बात समझना। मोबाइल निकाल के वायरल करना है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? और ये दर्शन सर को डेडिकेटेड है, समझ रहे हो ना तुम? नहीं सुनना, और एकदम भारी वाला है। कोई एक अच्छा वीडियो लेना, मैं भी अपलोड करूंगा। सर इरशाद कि जनाब इस दुनिया में 2 ही तरीके की बीमारी है। जनाब इस दुनिया में 2 ही तरीके की बीमारी है, पहली है मोहब्बत और दूसरी सीए की तैयारी है। पहली है मोहब्बत, दूसरी ही सीए की
तैयारी है? लोग एक ही करके बर्बाद हुए, हमने तो दोनों कर डाली है। लोग एक ही करके बर्बाद हुए, हमने तो दोनों कर डाली है। थैंक यू। अब दर्शन सर की। शायरी की दुनिया में सर का नाम सुनहरे हस्ताक्षरों में नहीं, छेनी हथौड़े से लिखा जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। एक साथ गाना गाएंगे, साथ में गाते। पेरेंट्स को देख के, मेरे दिल की दुआएं हैं टीचर, गालिया गालिया तेरी गालिया, मुझको भावे गालिया तेरी गालिया। चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, अप्रिशिएट इट टू ऑल। सब लोग रेडी? यस और नो? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पूछो क्या। यस्टरडे हमने 4 केसेस देखे थे, याद है सबको? कौन कौन से? पहला सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, दूसरा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, तीसरे पे तो पहुंचोगे भी नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को, ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली, चौथा गया सर। चलो फाइन, कल मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी के पॉइंट लिखवा के दिए थे, केसेस भी मैं लिखवा के दूंगा। अब कल मैंने चारों केसेस एक साथ क्यों पढ़ाए थे? अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो प्लीज मुझे एक सवाल का जवाब देना। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, ये बेसिक सेपरेट लीगल एंटिटी को डिफाइन करता है। कोई क्लास नहीं थी का सवेरे आज, इसलिए। सो सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी बेसिकली किसको डिफाइन करता है? बोले एक बार, सेपरेट लीगल एंटिटी। सबको पता है। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग भी किसको डिफाइन करता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। बट ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली, ये प्रॉपर्टी वाला केस है, ये कंपनी के असेट्स यूज कर लिए। एंड मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, ये भी प्रॉपर्टी वाला केस है कि कंपनी की असेट्स का इंश्योरेंस ले लिया। तो एक्चुअली हमने कल जो 9 कैरेक्टर पढ़े थे उसमें से सेपरेट लीगल एंटिटी के 2 केसेस है एंड सेपरेट प्रॉपर्टी के 2 केसेस है। ठीक है, एक बार मुझे 9 के 9 कैरेक्टर करके दिखाओ। सबसे पहला, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ शेयर, separation of ownership from management and separate property. So Solomon versus Solomon and Lee versus Lee Air Farming are the litigations for the purpose of separate legal entity, but Gramophone Typewriter Company and Mokora are the cases for the separate property. पर इंस्टीट्यूट ने सेपरेट लीगल एंटिटी के हेडिंग के अंदर मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी का केस दिया है। ठीक है, जो होना नहीं चाहिए पर हो चुका है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो अब मैं मजबूर हूं कि मैं इसको सेपरेट प्रॉपर्टी की जगह पे आपको सेपरेट लीगल एंटिटी में लिखवा के दूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। इज इट वेरी क्लियर? सो नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्लीज। लास्ट पॉइंट क्या लिखवा के दिया था? बहुत क्लियरली समझ में आया मुझे, इतना क्लियर, बाप रे। एंड में ऑन देयर ओन लिखवा के दिया था मैंने, ऑन देयर ओन लिखवाया था ना? ठीक है, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, the shareholders of the company, the shareholders of the company are not the joint owners, are not the joint owners, are not the joint owners of the property of the company,
are not the joint owners of the property of the company. As like the partnership firm, as like the partnership firm. इफ यू नो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी असेट्स होते हैं उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जॉइंट ओनर्स. इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? नीचे नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी is separate, is separate from the property of its shareholders. The property of the company is separate from the property of its shareholders. Next point, in a landmark decision, in a landmark decision, the property of the company, the property of the company was decided, was decided for the use of the company only, was decided for the use of the company only, and not for the use of the shareholders, and not for the use of shareholders, as follows, as follows, and not for the use of shareholders as follows. लिखा सबने? अब आपको कुछ ऐसा टेबल बनाना है, मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ. फर्स्ट कॉलम, then there will be a column for the name, and then there will be a column for the decision. ठीक है, ऐसा आपने पूरा का पूरा टेबल क्रिएट करना है दो केसेस के लिए, सिर्फ दो केसेस, ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी और मकोरा के लिए. इज इट वेरी क्लियर? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो आप भी साथ में लिख सकते हो. केस नंबर 1, बाहर कोई है, आ जाइए बेटा अंदर.
लिखते वक्त थोड़ा लॉजिक लगाना है, ठीक है। लिखते वक्त लॉजिक लगाना, मैं एक हाथ गलती करने वाला हूँ, ढूंढनी है तुमको, ठीक है। क्या गलती है बताओ, दोनों केसेस में कौन सी गलती है? एनीवन? बोलो। कोई गलती नहीं है, लिखो। तुम सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ के लिखो, इसलिए बोला मैंने। टीचर ने लिख लिया और हमने छाप लिया।
लिखना हो गया सबका? एवरीबडी? सबका लिखना हो गया है गाइस? बच्चों बोलो सुनो। ओके, सो यहाँ पे आपका सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंटेंट होता है केवल एक बाजू से खत्म। अब सेपरेट लीगल एंटिटी में टोटल कितने पॉइंट्स हुए बताओ मुझे एक बार। नंबर ऑफ पॉइंट्स 9 प्लस कितने केस लॉस हुए हैं 2। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। अगर आपको 4 मार्क्स के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी पूछा तो आपको ये सारा का सारा लिखना पड़ेगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कुछ पॉइंट्स के बीच में आपको थोड़ा बहुत रिपीटेशन टाइप लगेगा, बट इट्स ओके। रीजन बीइंग इंस्टीट्यूट ने सेम काम किया है और आपका मॉडल आंसर कहाँ से बनने वाला है बोले एक बार उसे इंस्टीट्यूट। तो ऐसे केस में जो लिखवा के दिया है उसको आपने जैसा का वैसा लिखा तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। इज इट वेरी क्लियर? नीचे अगला हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, इसे लिखते ही मेंबर्स में डाई पहले लाइन में देखो, पॉइंट नंबर 1 कोई सोफिस्टिकेशन प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, डायरेक्ट पहला लाइन मेंबर में डाई और चेंज। ओके, पॉइंट नंबर 1 लिखो। perpetual succession means perpetual succession means company works or survives irrespective of change in members, comma management, comma employees, change in members, comma management, comma employees of the company. Point number 2, the members may die or change but company will survive and goes on till its winding up or dissolution as specified by law. The shares of the company may change the hands infinitely. इसे लिखना। Next point, the shares of the company can be transferred infinite number of times from one person to another but it does not affects the existence of the company. शेयर्स कितने भी ट्रांसफर उससे कोई फर्क पड़ता है क्या बच्चों? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी इज बोर्न
द कंपनी इज born by a specific law. The company is born by the specific law. So only law alone मेरी इच्छा नहीं है पर लिखवाना पड़ेगा, can end its life, but only law alone can end its life. Next point, the existence of the company is not affected by death or insolvency of its members or the management. Full stop. So ये सेकंड करेक्टर हो गया केवल एक बार उसे परपेचुअल सक्सेशन. कोई केस इन्होंने इसके ऊपर नहीं दिया है, सो वी आर हैप्पी. ठीक है कि दिमाग को कोई टेंशन नहीं. नेक्स्ट वाला हेडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी. लिखना द पॉइंट नंबर 1. अभी ये फिलहाल जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको प्रोबेबली समझ में नहीं आएगा, पर ये लिखना पड़ेगा. आगे जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज में जाएंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आना शुरू हो जाएगा. सो लिखिएगा, द कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. The company can be divided into two parts. As per its liability. Point number A. Limited company. Point number B. Unlimited company. Have you heard limited, unlimited? SPOC 11 12 हुआ है? बोलो हाँ है ना. क्या होता है ये? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड. लिमिटेड और अनलिमिटेड बात कर रहे हैं हम. अभी मैं धर्म संकट में फंस गया कि तुमको अब भी समझाऊं या बाद में टाइप्स ऑफ कंपनी में समझाऊं. सुन लो, लेट्स गो. ठीक है, फोकस करना अच्छे से. आर यू गाइस रेडी? अगर हम सिर्फ बात करें, वैसे टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है, बट मैं फोकस कर रहा हूं फिलहाल सिर्फ एक हेड के ऊपर जो है लाइबिलिटी. सो अगर मैं सिर्फ लिखूं लाइबिलिटी तो मैं लाइबिलिटी को डिवाइड कर सकता हूं दो पार्ट में. वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी एंड सेकंड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी जो कंपनी है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है. लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी. और ये कंबाइंड फर्दर और दो पार्ट में डिवाइड होती है, द प्राइवेट लिमिटेड एंड द पब्लिक लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड फर्दर और दो पार्ट में डिवाइड होता है, ओपीसी एंड नॉर्मल प्राइवेट कंपनी. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? अब मैं इतना बड़ा चार्ट आपको क्यों बताया? आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट देम. नो, मैं इसको टाइप्स ऑफ कंपनी में ही एंटरटेन करूंगा. इज इट वेरी क्लियर? मैं फिलहाल सिर्फ दो टर्म्स डिस्कस कर रहा हूं, व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी एंड व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. मैं सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डिवीजन दे के रखा. इसको हम कब देखेंगे? जब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? अब हम फोकस कर रहे हैं लाइबिलिटी के ऊपर.
नाउ लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, इसको मैं अगर डिवाइड कर रहा हूं दो पार्ट में, एक पार्ट आ रहा है क्या बोले एक बार से लिमिटेड, और सेकंड पार्ट आ रहा है क्या बोले एक बार से अनलिमिटेड। तो अब सवाल उठता है व्हाट इज लिमिटेड लिमिट ऑन द लाइबिलिटी एंड व्हाट इज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी, एनीवन? हालांकि तुमने अनलिमिटेड लाइबिलिटी का एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म, और लिमिटेड लाइबिलिटी का एक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कंपनी। कंपनी और बोल सकते हो एलएलपी, एलएलपी के तो नाम में ही लिमिटेड है। चलो कंपनी तो भी एक आधी बार अनलिमिटेड हो सकती है, देयर कैन बी एन अनलिमिटेड कंपनी, 2 सबसेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, अनलिमिटेड कंपनी हो सकता है, आई विल शो यू ऑल्सो, बट नॉर्मली 99.99% ऑफ द केसेस में इट बिकम्स अ लिमिटेड कंपनी। जब ऑप्शन अवेलेबल है तो कोई अनलिमिटेड बनाता नहीं है। क्वेश्चन इज व्हाई, व्हाई कोई लिमिटेड कंपनी बनाने की कोशिश करता है और अनलिमिटेड फर्म बनाने की कोशिश नहीं करता, क्यों? व्हाट इज लिमिट ऑन लाइबिलिटी, एनीवन? जितना कैपिटल लगा उतना ही देना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, अब मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं, बहुत अच्छे से फोकस करना। अब मैं ये दोनों के लिए क्रिएट कर रहा हूं, आई एम क्रिएटिंग द सेम फॉर द कंपनी एज वेल एज आई एम क्रिएटिंग द सेम फॉर द फर्म, ठीक है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। समझो कोई कंपनी है या कोई फर्म है जिसकी लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन इज ₹70 करोड़। कितना बोले एक बार उसे 70 करोड़। एंड जिसका असेट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इज ₹50 करोड़, 50 करोड़ का असेट है। अब अगर हमने इसको सेट ऑफ कर दिया और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया असेट्स को सेल करके, तो कितना बचता है बोले एक बार? ₹20 करोड़ इज व्हाट रिमेन्स, विच इज अनपेड लाइबिलिटी। विच इज कौन सा लाइबिलिटी बोले एक बार? अनपेड। नाउ प्लीज डू डिवाइड कि अगर ये अनपेड लाइबिलिटी किसी लिमिटेड कंपनी की है तो क्या होगा, और ये अनपेड लाइबिलिटी किसी पार्टनरशिप फर्म की है तो क्या होगा। यहां पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अगर ये अनपेड लाइबिलिटी किसी कंपनी की है, फोकस करना बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कोई कंपनी, जिस कंपनी ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन का वादा किया था कि हम कैपिटल लाएंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लगभग 10 करोड़ का, 10 CR का हम कैपिटल लाएंगे, इस कंपनी ने वादा किया था। बट 10 करोड़ के जो कैपिटल था वो एट द रेट ऑफ ₹10 फेस वैल्यू वाला शेयर था, विच वेर अमाउंटिंग टू 1 करोड़ शेयर्स इन यूनिट्स। 1 करोड़ क्या बोले एक बार से शेयर्स इन नंबर ऑफ क्या बोले एक बार से यूनिट्स। पर एज यू नो ये 10 रुपए का जो शेयर था, इसमें से फिलहाल हमने कॉलअप अमाउंट जो लिया था, कॉल्ड अप, वो था सिर्फ ₹6। रुपीस कितना बोले एक बार? ₹6। और जो अनकॉल्ड अमाउंट था, कौन सा अमाउंट बोले एक बार उसे? अनकॉल्ड, दैट वाज ₹4। सबको समझ में आ रहा है? जोर से बोले सुनो। तो मुझे बताओ 10 करोड़ में से हमने टोटल कितना कॉलअप किया है? जोर से बोलो कितना कॉलअप किया है? 6 करोड़। बोलो हाँ है ना। और टोटल अनकॉल्ड कितना है? 4 करोड़। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड, आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, मेंबर्स ने कमिटमेंट पूरा 10 करोड़ का दिया है। कितने का कमिटमेंट दिया है? 10 करोड़, जिसमें से आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कितना पे किया है? ओनली 6 करोड़। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना। और उन्होंने कितना देना बाकी है? 4 करोड़। मतलब कमिटमेंट जितना किया था उतना पैसा अभी तक आया है क्या? नहीं। नाउ प्लीज टेल मी, यहां पे अनपेड लाइबिलिटी कितना है? 20 करोड़। सो विल ब्रिंग डाउन द अनपेड लाइबिलिटी। ठीक है, इसको मैं यहां पे थोड़ा सा लिटिल ब्रेक देता हूं और वापस लिखता हूं अनपेड लाइबिलिटी। और अनपेड लाइबिलिटी रुपीस कितना है? सब जन बोलो कितना है? 20 करोड़। नाउ यू ब्रिंग इन द अनकॉल्ड अमाउंट, क्योंकि कमिटमेंट था ना, कमिटमेंट था ना कि भाई हम 10 करोड़ देंगे। आपने कंपनी स्टार्ट होते वक्त बोला था कि हम 10 करोड़ देंगे, आपने कमिटमेंट दिया था। 6 करोड़ आप दे चुके हो, 4 करोड़ आपके बाकी है। बट इफ यू हैव कमिटेड यू शुड पे। इज इट वेरी क्लियर? और आपसे 10 करोड़ से ज्यादा कोई नहीं मांगने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटेड। कि 10 करोड़ आपने बोला, लाइबिलिटी है पर लिमिटेड कमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, हमने 10 करोड़ कंपनी के स्टार्टिंग पे बोला था देंगे, तो तुमने 10 करोड़ देने चाहिए। नाउ ब्रिंग इन दिस अमाउंट, मेक दिस अमाउंट कॉल्ड अप। सो कॉल अप द अनपेड अमाउंट, द अनकॉल्ड अमाउंट लिखूंगा मैं। कॉल्ड अप द कौन सा अमाउंट? अनकॉल्ड, विच इज रुपीस कितना बोले एक बार? 4 करोड़। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग?
एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग लास्ट बेंचेस? बोलो हाँ या ना, सबको क्लियर है? नाउ प्लीज टेल मी, इससे लाइबिलिटी और पे हो जाएगी। सो टेल मी नेट अनपेड कितना, जोर से बोलो। नेट अनपेड इज रुपीज कितना, बोले एक बार, 16 करोड़। दिस विल बिकम बैड डेट, दिस विल बिकम बैड डेट। ये पे नहीं होगा क्योंकि आपने कमिटमेंट दिया था 10 करोड़ का, आपने पूरे 10 करोड़ लाए। अब किसी की भी लाइबिलिटी रहती है नहीं रहती, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? पक्का क्लियर है सबको? जोर से बोलो एक बार, सुनो। दिस कंसेप्ट वी कॉल इट एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी। ये कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये आपको समझ में और क्लियरली आएगा व्हेन वी विल सी इट फॉर द फर्म। अब समझो, फर्म के लिए भी हमने सेम एग्जांपल लिया है कि भाई साहब वापस बोलो, आपके फर्म के लिए लाइबिलिटी कितना है, सब लोग बोलो एक बार, 70 करोड़, असेट कितना है 50 करोड़, और नेट अनपेड लाइबिलिटी कितना है 20 करोड़। इज इट वेरी क्लियर? अब जब फर्म में 20 करोड़ आएगा ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या बोले एक बार उसे, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, रुपीज 20 करोड़ अनपेड लाइबिलिटी विल बी पेड, विल बी क्या बोले एक बार उसे, पेड आउट ऑफ, विल बी पेड आउट ऑफ व्हाट? सब लोग बोलो आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ द पर्सनल असेट, आउट ऑफ द पर्सनल असेट, सॉरी पर्सनल असेट्स ऑफ किसका? पार्टनर्स। हाउ इट इज पेड आउट ऑफ पर्सनल असेट्स ऑफ पार्टनर्स? जॉइंटली एंड सेवरली। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग हाउ यू आर पेइंग इट? जॉइंटली सेवरली। सर व्हाट इज जॉइंटली सेवरली? जॉइंट प्रॉमिस हो, जॉइंट प्रॉमिसर की इक्वेशन देखे ना आपने, हाँ है ना? सो ये पूरा का पूरा 20 करोड़ जॉइंटली सेवरली पर्सनल असेट से, मतलब जो पार्टनर्स है उनके घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, ये सारा का सारा दाव पे लग जाएगा, सारा का सारा। कोई भी पर्सनल असेट अब पर्सनल नहीं है। क्रेडिटर आ सकता है, ये सारी चीजों को लिक्विडेट कर सकता है जब तक 20 करोड़ पे नहीं होते। पर इसमें एक छोटा सा इशू है, पूछो क्या? इसमें से कौन सा अमाउंट पे होगा? द लोअर ऑफ अनपेड लाइबिलिटी, द लोअर ऑफ क्या बोले एक बार उसे, अनपेड लाइबिलिटी, दैट इज रुपीज कितना बोले एक बार उसे, 20 करोड़, और द अमाउंट नेट असेट्स, और द क्या बोले एक बार, नेट असेट्स ऑफ पार्टनर, ये विचेवर इज लोअर पे किया जाएगा। समझो अनपेड लाइबिलिटी अभी 20 करोड़ है, पर सारे पार्टनर्स के असेट मिलकर सिर्फ 15 करोड़ वसूल हो रहे हैं, 15 CR वसूल हो रहे हैं, तो आप उनसे काम नहीं करवा सकते। अब ये नहीं बोल सकते बचे हुए 5 करोड़ के लिए हमारे गुलाम बन जाओ। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? फिर ऐसे सिचुएशन में अब पार्टनर्स के नेट बचे हुए असेट सिर्फ 15 करोड़ है, तो 20 करोड़ लेस कितना बोले एक बार से, 15 करोड़, बोलो हाँ या ना? तो नेट कितना बचा? ₹5 करोड़। इन दिस केस विल ऑल्सो बी अ बैड डेट, क्योंकि तुमने पार्टनर को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया भाई अभी। अब क्या उनको क्या मतलब, अब करोगे क्या, और क्या क्या एक्सप्लॉइटेशन बाकी है? अरे गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो डिफरेंस इज, अगर आप फर्म के स्ट्रक्चर में देखो तो आपके घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, सब दांव पे लग गए, वो पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, और वो इंसॉल्वेंट होने तक की वसूली चलती रही। बट कंपनी के केस में आपने कमिट कितना किया था? 10 करोड़। आपने 10 करोड़ खत्म कर दिया। कंपनी का एक भी क्रेडिटर आपके घर पे नहीं आ सकता, एक भी नहीं सकता। आपके घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, सारे के सारे इंटैक्ट रहेंगे, आपके पर्सनल रहेंगे। इज इट वेरी क्लियर? कोई भी क्रेडिटर घर पे नहीं आएगा। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए किंगफिशर में विजय माल्या बच गया ना, क्योंकि लाइबिलिटी किंगफिशर एयरलाइंस की थी, वो विजय माल्या की पर्सनल नहीं थी। एंड एज इट इज ए लिमिटेड कंपनी, आप विजय माल्या के पर्सनल असेट को हाथ भी नहीं लगा सकते। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तो ये चीज को आपने याद रखना है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर व्हाट इफ पार्टनर के असेट्स बहुत ज्यादा है, यहां पे पार्टनर के टोटल सब असेट मिला के सर 60 करोड़ के है, तो पे कर दो ना 20 करोड़, 40 करोड़ के असेट्स खुद के रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आपको बता रहा था ये कि भाई लाइबिलिटी और द नेट असेट्स ऑफ द पार्टनर विच एवर इज लोअर ही वसूल हो सकता है, आप उनसे काम नहीं करवा सकते। इज इट वेरी क्लियर गाइस? लाइबिलिटी समझ में आया है सबको? क्लियरली समझ में आया पक्का? ये अगर समझ में आए तो टाइप्स ऑफ कंपनी में फिर मैं आपको ये पढ़ा पाऊंगा, ये बाजू वाला चार्ट, ये डिवीजन बाद में आएगा। पहले आपको सिर्फ लाइबिलिटी पता होना जरूरी है।
आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस दे दिया है कंपनी और फर्म में, मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। जॉइंट प्रॉमिसर हुआ है ना आपका? हाँ या ना? आगे मैं पूछूंगा जॉइंट प्रॉमिसर, प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में आएगा। साइड बाय साइड लिखिए। हाँ, आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये इधर जो 6 करोड़ का कैपिटल आया था कॉल्ड अप वाला, वो किधर गया? वो 6 करोड़ से ही तो ये असेट बनी है ना बेटा, इधर गया नहीं वो 6 करोड़ स्टार्टिंग में इन्वेस्टेड था जिसकी वजह से इतनी असेट दिख रही है। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है कि बोलिएगा, जिंदा हो तो सबूत पेश करो। लिखना हो गया? एवरीबॉडी डन?
चलो फिनिश इट ऑफ फर्स्ट, लास्ट मिनट. डन. नीचे लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए हम पॉइंटर्स लिख रहे हैं. ये मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया. नाउ विल गो फॉर, अच्छा ये भी लिखने की इच्छा है कि आपकी? अभी बाद में लिख लेंगे, गो फॉर इट. लिखिएगा पॉइंट नंबर 1. तू कैसे क्या पॉइंट नंबर 1? अच्छा वो ठीक है. पॉइंट नंबर 2, the liability of members will be depending, the liability of the members will be depending on the type of company, on the type of company, on the type of company to which they belongs, to which they belongs. Point number 2, sorry, point number 3. In case of limited company, in case of limited company, the debt of the company, the debt of the company does not become a debt of the members, debt of the company does not become a debt of the members by any means, by any means, as company is a separate person. Next point, in limited company, in limited company, the liability of the members, the liability of the members is restricted, is restricted only up to the value of their commitment, is restricted only up to the value of their commitment in the form of shares, in the form of shares, in the form of shares, or guarantee, or guarantee. We'll stop. Next point. In a limited company, in a limited company, no further value or the amount, in limited company, no further value or the amount will be recovered from shareholders, no further value or the amount will be recovered from the shareholders apart from the amount they have committed, apart from the amount they have committed. We'll stop. Next point. However, in the case of unlimited company, however, in the case of unlimited company, if the assets are not sufficient,
if the assets are not sufficient, to meet the liability, to meet the liability at the time of winding up, assets are not sufficient to meet the liability at the time of winding up, then members' personal assets, will be recovered and utilized, for the payment of unpaid liability. फुल स्टॉप। लिख लिया सबने, हाँ है ना? तो यहाँ पे आपका एक और कंसेप्ट खत्म हो गया। कौन सा बोले एक बार जो से? लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ तक आइडिया क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दोनों का मीनिंग एक ही है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पॉइंट नंबर 1, द कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, the company is an artificial person, सुनो 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 सुनो, the company is artificial person because it is created by the process other than natural birth। गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए इसको, नालायक। नहीं यार, मैं नहीं लिखवा सकता। द कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड, in contemplation of law, Point number 2, however it is clothed, clothed with the rights of the individual, like owning a property, open bank accounts, raise loan, etc. पढ़ो इसको। आगे और लिख दो, सुहागरात। क्या लिखते हैं यार? देखो नेक्स्ट पॉइंट, a company can contract in a manner the individual can, in a manner that an individual can, and will be held liable, like an individual, except for sending to jail,
ये काम के लिखना जरूरी है, मैरी तक नहीं जाएंगे, डोंट वरी। एक्सेप्ट फॉर सेंडिंग टू जेल और टेकिंग ओथ एक्सेट्रा, एक्सेट्रा में तुम समझ लो सब, एक्सेप्ट फॉर सेंडिंग टू जेल और टेकिंग ओथ एक्सेट्रा। स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट। पर मुझे एक बार बताओ, आर्टिफिशियल पर्सन खुद होके कोई काम कर पाएगा क्या? उसको किसके थ्रू काम करना पड़ेगा? इंडिविजुअल, बिकॉज इट डू नॉट हैव इट्स ओन ब्रेन और द बॉडी। ये सुनो, सो नीचे, एज अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, एज अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, it cannot work on its own, and it has to act, only through humans, in the form of management, or agency, etc. Full stop. Only through humans in the form of management or the agency, etc. बट अगर कोई डायरेक्टर या कोई एजेंट कंपनी के बिहाफ पे काम करे, इसका सबूत क्या है? बोलो कि डायरेक्टर ने कंपनी के लिए ही काम किया है। सी इमेजिन, मैं अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, कंपनी का नाम है वाव बियर्स लिमिटेड, नशे के साथ भी नशे के बाद भी, ठीक है। अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैंने कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका सबूत क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है, समझो मैंने कोई कार परचेज की, व्हाट इज द एविडेंस दैट इट इज बीइंग परचेज्ड फॉर कंपनी ओनली? ऐसा भी तो हो सकता है मैंने मेरे पर्सनल पर्पस के लिए यूज की हो या पर्सनल पर्पस के लिए परचेज की हो। So whenever any human works for the company, it has to be authenticated on behalf of the company by way of common seal or the digital signature. Is it very clear? Where actually यहाँ पे फिर आपका common seal और digital signature का काम आता है। Everybody is understanding clearly? So नीचे लिखेगा, but as to authenticate, next point. But as to authenticate the work of the company, the director or the management has to use the common seal or digital signature for such a purpose. फुल स्टॉप। यहाँ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, खत्म। अचरज की बात यह है कि अभी तक उन्होंने सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन और ली वर्सेस ली फार्मिंग डिस्कस ही नहीं किया है। हालांकि सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन इज अ लैंडमार्क जजमेंट फॉर द सेपरेट लीगल एंटिटी, और अभी तक के कोई रेफरेंस भी नहीं आया है। इट्स शॉकिंग। नहीं तो ओल्ड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टीट्यूट के सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन, जो ये इधर ये कॉर्पोरेट वेल में सॉल्मन लिख रहे हैं नालायक लोग। आगे लेट्स गो नेक्स्ट, अगला हेडिंग कॉमन सील। लिखिएगा, अ कंपनी मारो मुझे मारो, आर्टिफिशियल पर्सन डज नॉट बेस्टोड विथ अ बॉडी ऑफ अ नेचुरल। अ कंपनी, अभी परेशान हो गया हूं मैं। पॉइंट नंबर 1, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन cannot work on its own, कॉमा करके, so any person working on behalf of the company
So any person working on behalf of the company need to authenticate the work with the common seal or digital signature. The common seal or digital signature. Next point. The common seal is like the signature of the company. The common seal is like the signature of the company, which is a symbol of incorporation. Of such an artificial person. Symbol of incorporation of such an artificial person. Full stop. पर मुझे बताओ कॉमन सील भी कंपल्शन है क्या? तो कॉमन सील कंपल्सरी है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, जिसने कॉमन सील को ऑप्शनल फॉर्म में डाला हुआ है, ठीक है, कि इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ऑथोराइजेशन, बिकॉज आजकल डिजिटल सिग्नेचर ज़्यादा चलता है। मतलब आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल करने की कोशिश करो या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करने की कोशिश करो, सभी की सभी फाइलिंग्स आपके ऑनलाइन ही होते हैं एमसीए के वेबसाइट पे। अब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका एमसीए के वेबसाइट पे फाइल हो रहा है, कॉमन सील लगाओगे क्या? कंप्यूटर स्क्रीन पे? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसको कैसे साइन करना पड़ेगा? डिजिटल सिग्नेचर। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए 2015 कंपनीज एक्ट ने ही उसको विद द ऑप्शन रखा है। पर मुझे ये बात ज्यादा अटपटी लगती है कि फिर अगर ये वाला कैरेक्टर ऑप्शनल है तो अदर बेटर कैरेक्टर थे जो लिखने लायक थे, आपने इसको दिया क्यों फिर जबरदस्ती? ये 2 लाइन में भी खत्म हो सकता था। बट एनीवेज, अच्छा दूसरी बात के ऊपर डिस्कस करते, लेट्स नॉट क्रिटिसाइज, लेट्स फोकस। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कंपनी का कॉमन सील किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएगा? हाँ या ना? यस और नो? या नो या यस? बोलो फास्ट। क्या ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएगा? कॉमन सील तो चोरी भी हो सकता है ना। समझो कंपनी का एम्प्लॉई है, चपरासी, प्यून मतलब प्यून नहीं, कंपनी का चपरासी है, वो कॉमन सील चुरा के किसी और के पास लेके गया, धप्पा धप स्टैंप पे स्टैंप, तो क्या सब ऑथेंटिकेट हो गया? नहीं। हर कॉमन सील के यूजेज के साथ में 2 डायरेक्टर्स का सिग्नेचर लगता है, अगर कंपनी में 2 डायरेक्टर्स है तो। अगर कंपनी में एक ही डायरेक्टर है, जैसे ओपीसी, देखो प्राइवेट में 2 लगते हैं, पब्लिक में 3 लगते हैं, ओपीसी में 1 ही लगता है, तो कंपनी में अगर एक ही डायरेक्टर है तो एक का भी सिग्नेचर काफी रहेगा, पर किसी और का साथ में ऑथेंटिकेटेड मैनेजमेंट का सिग्नेचर चाहिए। अ कॉमन सील विथ अ सिग्नेचर ऑफ द मैनेजमेंट बिकम्स अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। इज इट वेरी क्लियर? जैसे आप खुद का सिग्नेचर करते हो वो इनफ हो जाता है, बट कंपनी के लिए कॉमन सील, सब जन बोलो फटाफट, क्या है? अ कॉमन सील विथ अ सिग्नेचर ऑफ द मैनेजमेंट बिकम्स अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। इज इट वेरी क्लियर? सो नीचे पॉइंट लिखना। मैंने लास्ट क्या लिखवाया? सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर as per Companies Amendment Act 2015, as per Companies Amendment Act 2015, common seal is an optional instrument for authentication of documents. Optional instrument for authentication of documents. Next point. But the common seal, next point, but the common seal can only be used. Common seal can only be used with the signature of the directors. Common seal can only be used with the signature of directors
फॉर कंप्लीट ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर कंप्लीट ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लिख लिया हमने। यहाँ पे कंपनी के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से सारे कैरेक्टर्स होते हैं केवल एक बाजू से खत्म। इज इट वेरी क्लियर गाइस, यस और नो? चलो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बोलो, आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट चल रही है सबकी? लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? चलो गुड, क्योंकि मेरे को 50 क्वेश्चन दिखाने वाले अभी तक सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो आई एम इन अ क्वेश्चन कि तुम ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलो फाइन, आई होप सो कि बहुत सारे लोग मेरे को 51st क्वेश्चन दिखाने आएंगे। ठीक है, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू।